नमस्कार व्यापारी मित्रों एवं मेरे प्रोफेशनल भाइयों, सारे अकाउंटेंट्स, सारे जीएसटी ऑफिसर्स एवं मेरे सभी सहपाठी मित्र, आप सबको जय श्री श्याम। बी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मित्रों, मार्च का महीना आ गया है। आज जो विषय मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेकिंग मार्च मीनिंगफुल। हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स करे, मार्च यानी एक टेंशन का आ जाता कि पढ़ाई करना है और फाइनल रिजल्ट लाना है। मार्च अच्छा तो पूरा साल अच्छा। इसी विषय को आज मैं कवर करूंगा कि हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, प्रोफेशनल भाइयों के लिए एवं सारे ऑफिसर्स के लिए मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है और मार्च में हमें क्या सावधानियां बरतनी है। हमारी जो रिप्रेजेंटेशंस होती है वो होती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो वो देखी जाती है अप टू मार्च। आपने साल भर जो भी किया, भूल चूक लेना देना, वो सब मार्च में आपको ठीक करना है। जब पहले एक्ट हुआ करता था, इनकम टैक्स एक्ट या वैट हुआ करता था, हम लोग एक पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन सबमिट करते थे। इनकम टैक्स में देना है तो साल खत्म होने के बाद, अगर हम ऑडिट में है तो सितंबर, नॉन ऑडिट में है तो जुलाई, ऐसी अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते थे। सेल कितना है, परचेज कितना है। वैट था तो कुछ लोग मंथली, कुछ लोग क्वार्टरली, कुछ जगह सर्विस टैक्स था तो हाफ ईयरली, ऐसी इंफॉर्मेशन हम सबमिट करते थे। जीएसटी जब शुरू में आया तब हम उसमें मंथली इंफॉर्मेशन देने पड़े। जीएसटीआर 1 दे रहे हैं, फिर जीएसटीआर 3 भी दे रहे हैं, या जीएसटीआर 1 क्वार्टरली सबमिट कर रहे हैं। तो हर जो ट्रांजेक्शन्स होते थे ना, वो ट्रांजेक्शन्स पीरियड के बाद रिपोर्ट किए जाते थे। बट अब वो जीएसटी नहीं बचा। अब जीएसटी ने अपना रूप बदल लिया है और जीएसटी अपने असली रूप में आ गया है। क्या कहा जाता है? असली रूप। जो सरकार चाहती थी वो रूप आ चुका है। अब हमारा रिटर्न कोई मंथली सबमिट नहीं होता। अब एवरी ट्रांजेक्शंस इज अ सबमिशन ऑफ रिटर्न। जो ट्रांजेक्शन आपने किया, चाहे खरीदी की चाहे बिक्री की, तो ये आपका ट्रांजेक्शन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स है। क्योंकि जब आप ई वे बिल बनाते हो तो सरकार को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ई इनवॉइस बनाते हो तो पहुंच जाती है, आप माल खरीद रहे हो, आपकी पार्टी ई वे बिल बना रही है तो आपकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंच गई। उसने ई इनवॉइस बनाया, आपकी इंफॉर्मेशन सरकार को ट्रांजेक्शन वाइज पहुंच रही है और इंस्टेंट पहुंच रही है। तो अब सरकार की आंखें भी पहले जो 2 हुआ करती थी, अब वो 4-5 हो गई है। तो इन 4-5 आंखों से जो उन्होंने देखा है, वो बेसिस पे वो आपकी फाइंडिंग्स करती है और स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करती है, आपको ऑब्जर्व कर रही है। कोई आपको 4-5 कैमरे से देख रहा है। तो अब हमारे को जब हमारी मार्च की बुक्स फाइनल करनी है तो उन कैमरों से कैसे बचना है वो आपको सीखना है। और उस कैमरे में जो हमें देख रहा है तो हमें वो गलती नहीं करनी है। क्या क्या करनी है, इसको 2 पार्ट में मैं बाइफरकेट करूंगा। मित्रों, कोशिश करूंगा वीडियो को 15 मिनट के अंदर खत्म करने की, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा बियर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोफेशनल मित्र, अकाउंटेंट, असिस्टेंट सब तक के शेयर करिए, ताकि हर कोई ये समझे कि वो बहुत बड़ी गलती करते हुए कैसे बच रहा है या कैसे बचना चाहिए। 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। एक हो गया आउटवर्ड सप्लाई, एक है इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि माल बेचा, मेरे पास से कुछ गया, तो उसमें मुझे क्या क्या चेक करना है वो ध्यान रख लीजिए। आउटवर्ड सप्लाई सेल कर रहा हूं तो मुझे ये चेक कर लेना है कि मैंने ई वे बिल कितने बनाए हैं। हाँ, अगर ई वे बिल मैंने 100 करोड़ के बनाए हैं अप टू दिस फाइनेंशियल ईयर, और जीएसटीआर 1 कितने का रिपोर्ट किया, 100 करोड़ का किया कि नहीं किया, हाँ, उस पर टैक्स मैंने उतना दिखाया कि नहीं दिखाया, तो ई वे बिल और मेरा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। वेयर एवर आई वॉज लायबल टू जनरेट ई वे बिल एंड हैव जनरेटेड ई वे बिल, द सेम शुड बी मैच, और माई जीएसटीआर 1 एंड 3 भी शुड बी एटलीस्ट हायर देन, मेरा 1 और 3 भी ज्यादा होना चाहिए ई वे बिल से। अगर उससे कम है तो क्लियर कट है, मैंने कुल्हाड़ी पे पैर रखा है। मैंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, मैंने कुल्हाड़ी पे पैर रखा है कि तुम आ जाओ और मैं गलती करके रेडी बैठा हूं। मैंने ई वे बिल बना दिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स कर दिए,
लेकिन उसको नाइदर मैंने GSTR 1 में रिपोर्ट किया नॉर मैंने 3B में रिपोर्ट किया। तो पहला नोटिस आ जाएगा, इससे बचिए। योर GSTR 1 एंड 3B should be equal to or more than the e-way bill generated by you. Second, e-invoice reconciliation. मैंने e-invoice रिपोर्ट किया हुआ है, मेरा 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर था, मैंने e-invoice रिपोर्ट किया है। तो e-invoice जब मैंने रिपोर्ट किया ना, मैंने मेरी आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट किया है, और वो अगर मेरे GSTR 1 और 3B से मैच नहीं है, तो वो अगर कम है तो बड़ा इशू, थोड़ा संभल जाइए। ई-वे रिकंसिलेशन, ई-इनवॉइस रिकंसिलेशन। देन मेरा कोई टीडीएस काटता है, जीएसटी का टीडीएस काट रहा है, वो चीज मेरी आ गई कि नहीं आ गई, उसको मैंने मेरी सेल में दिखाया कि नहीं दिखाया। हाँ, 26AS इनकम टैक्स में मेरी रिसिप्ट आई है, मेरे को रेंट मिला है, मेरे को कमीशन मिला है, मेरे को ब्रोकरेज मिला है, टैक्सेबल सर्विस है, उस पर मैंने जीएसटी भरा कि नहीं भरा। रिकंसाइल 26AS विथ 3B1 एंड चेक कर लीजिए, ये हो गए। इसके बाद मित्रों जीएसटी में दो बड़े फटाके हैं। हमारा इनकम टैक्स टर्नओवर जीएसटी टर्नओवर का पर्याय है, ऐसा नहीं है। जीएसटी टर्नओवर जो वर्ड यूज किया गया एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, ये इनकम टैक्स के टर्नओवर से वाइडर टर्म है, बड़ा होता है। कुछ चीजें जीएसटी में टैक्सेबल है, टर्नओवर की लायबल है, जिसमें हम इनकम टैक्स में दिखाते ही नहीं है, P&L में वो चीज आती ही नहीं है। ऐसी कौन सी आइटम है मेरे भाई कि जो इनकम टैक्स में नहीं है बट जीएसटी में है। एक होता है डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांसफर, यानी एक ही पैन नंबर पे दो फर्म है और दोनों के बीच में ट्रांसफर है, बत्रा एंड बत्रा नागपुर, बत्रा एंड बत्रा वर्धा, दोनों के अलग अलग जीएसटी नंबर लिए हुए एग्जांपल के लिए। तो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इनकम टैक्स में तो सेम पैन नंबर होने की वजह से कट जाएगा, बट जीएसटी में वो लायबल फॉर रिपोर्टिंग है और दोनों को टैक्स भरना है, तो वो चेक कर लो। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने पुराने कंप्यूटर बेचा, पुरानी मशीनरी बेचा, ऐसी कुछ एसेट्स बेचा जो टैक्सेबल नेचर की थी। इनकम टैक्स में तो मैंने उसको रिडक्शन इन फिक्स एसेट दिखा दिया। ग्रॉस ब्लॉक खत्म नहीं हुआ तो कुछ आया ही नहीं, या ब्लॉक खत्म भी हो गया तो इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस में आइदर लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। बट जीएसटी तो मुझे किस पे भरना है, जीएसटी तो मुझे ग्रॉस वैल्यू पे भरना है जो रिडक्शन किया है। तो आउटवर्ड सप्लाई मिलाते वक्त में पप्पू का पंचा, मैं कोई कांग्रेस ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ एक याद करने के लिए बोल रहा हूं। ई-वे बिल, ई इनवॉइस, 26AS, जीएसटी टीडीएस, और इसके बाद में हमने बोला था सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड एडवांसेस रिसीव्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर ने अगर एडवांस रिसीव्ड किया है, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं रोड कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो मुझे पैसा आ गया है और मेरा बिल नहीं भी हुआ है तो भी मुझे उस पर जीएसटी भरना है। मैं बिल्डर हूं, मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कोई प्रोफेशनल जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, तो मुझे सर्विस पे जो एडवांस मिला है उस पे जीएसटी भरना है। ये कुछ रिकंसिलेशंस जो मुझे आपको लगा कि आपको बताना चाहिए फॉर आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई यानी क्या होता है, गुड्स रिसीव हुआ जिसका मैंने आईटीसी क्लेम किया, उसके लिए फिर से पप्पू का पंजा। आपको कंडीशन याद रखना है क्या चीज है। पहला, यू मस्ट रिसीव द गुड्स। सेकेंड, यू मस्ट हैव द इनवॉइस, अगर सामने वाले के पास ई इनवॉइस लायबल है तो ई इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी सामने वाले ने 3B भी फाइल करके करना चाहिए। चौथा, आपने आईटीसी समय पे क्लेम करना चाहिए। पांचवा, 162AA कि वो आईटीसी आपके कस्टमर ने आप जिससे आपने मान लिया आपके वेंडर ने आपके नाम से सही में सही जगह पे रिपोर्ट किया है और आपके वो 2B में आ चुका है, उसने B2B सही रिपोर्ट किया है। तो ये पांचों कंडीशंस पूरी हुई कि नहीं ये चेक कर लीजिए। ऑनलाइन 2A जो 2B जनरेट हुआ है उससे आपका आईटीसी मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर का है कि नहीं है, कोई पर्सनल नेचर का आईटीसी तो क्लेम नहीं कर रहा है। ब्लॉक एसेट्स, ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इसमें कुछ चीजें बताई गई है नकारात्मक, ऐसे बोलते ना कि ये काम तो आप बिल्कुल नहीं करना, वो चीजें बताई गई है। आप कोई 2 व्हीलर का आईटीसी ना लेवे, पैसेंजर व्हीकल का ना लेवे,
वर्स कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई है उसका आईटीसी ना लीजिए, कोई पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर नहीं लीजिए, गुड्स लॉस स्टोलन आपके यहाँ फायर हुआ है, कुछ हुआ है, स्टॉक खत्म हो गया है, उतना आईटीसी क्लेम मत करिए। काफी लंबी लिस्ट है, काफी लंबा वीडियो होता है, बट आप जानता हूं 7 साल हो गए, आप सब जीएसटी के महारथी है, आप समझदार है। अगर कुछ शंका है तो अपने कर सलाहकार से मिलिए कि कहीं मैंने कोई गलत आईटीसी तो नहीं क्लेम कर लिया जो मेरे बिजनेस एक्सपेंडिचर को कोरिलेट नहीं कर रहा है। मित्रों, वीडियो आपकी जानकारी के लिए दिया है। 2 बड़े अपडेट इस बार आए हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रिवर्स चार्ज यानी खुद को ही टैक्स भरना है और खुद को ही आईटीसी क्लेम करना है। क्या चीज आ गई है? एक रेंट के खर्चे पे, जितना भी मैं रेंट का खर्चा बुक कर रहा हूं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में, अक्टूबर के बाद में उस पे टैक्स भर के आईटीसी क्लेम करना है। मेटल स्क्रैप अगर मैं परचेज कर रहा हूं डीलर से, रजिस्टर्ड डीलर से, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो आरसीएम भरना है, रजिस्टर्ड पे मुझे उसका टीडीएस भी काटना है। कुछ नए कंप्लायंसेस अलग टाइप के कैटेगरीज के लिए आए हैं। फ्रेट के लिए पहले 750-1500 की छूट हुआ करती थी, वो सब खत्म हो चुकी है। कृपया अपने पोर्टल्स पे अपने नोटिसेस चेक करिए और कोई भी कंप्लायंस पेंडिंग है उसको सॉल्व करिए। सरकार के द्वारा जीएसटी की एमनेस्टी की अच्छी वाली स्कीम आई हुई है। सेक्शन 73 की कोई डिमांड है तो आप सिर्फ टैक्स भर के छूट सकते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं मिलेगी। स्कीम को अच्छे से समझिए, अपने कर सलाहकार से संपर्क करिए और खुश रहिए और अच्छी सेहत में रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक। जय श्री श्याम।